फिंगरप्रिंट से माइंड को पढ़ लेते हैं। हाँ, मतलब हम और मेरी पूरी कंपनी इसी में ही काम करते हैं हम लोग। फिंगरप्रिंट में और ब्रेन में ऐसा क्या कनेक्शन होता है कि फिंगरप्रिंट से आप ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं? न्यूरोसाइंस ये कहता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 13वें हफ्ते में उसका ब्रेन बनता है और 21वें हफ्ते तक जब ब्रेन बन रहा होता है उसी समय तब हमारे फिंगर टिप्स बन रहे होते हैं। क्योंकि दोनों साथ में डेवलप होते हैं, इसके लिए कनेक्शन होता है। हाँ, इसके लिए कनेक्शन होता है। कुछ लोगों का ब्रेन जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। अगर जब वो गर्भ में ही है तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो भी बच्चा अंदर है उसका हम ब्रेन और फिंगरप्रिंट मतलब अच्छे से डेवलप हो जाए? एक बार बच्चा अगर डिलीवर हो गया तो ब्रेन जो बनना था वो बन चुका है। कई बार निशान रह जाते हैं हाथ में, राइट? तो फिर वो फिंगरप्रिंट तो खराब कर देता होगा। हाँ, मतलब कट ऐसा लग गया है जो दिख ही नहीं रहा, बर्न हो गया है, तो हमें नहीं पता लगेगा। मैंने बहुत सुना है कि ब्रेन के लिए फूड सप्लीमेंट्स लीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप 10 मिनट की नेचर वॉक कर लेते हो तो भी आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो ब्रेन एक्टिव करने के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों के मन में होगा, बादाम से सच में दिमाग बढ़ता है? कुछ नहीं बढ़ता। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने अभी अभी पढ़ाई की और भूल गए? क्या एग्जाम में कई क्वेश्चन तो पढ़ के जाते हो लेकिन आंसर भूल जाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका जो ब्रेन है वो स्लो वर्क कर रहा है? क्या आप अपने ब्रेन के फ्लो को समझ नहीं पा रहे हो, है ना? सो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे माइंड में होते हैं। सो दोस्तों, इन सारे सवालों को समझने के लिए और इन सारे सवालों के आंसर के लिए आज मैं सपना चौबे एक ऐसे पर्सनालिटी से आपको मिलवाने वाली है जो फिंगर टिप्स के जरिए आपके ब्रेन को रीड कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि ही इज अ पीक परफॉर्मेंस कोच एंड ब्रेन मैपिंग एनालिस्ट। सो दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ विकास नागरू जी के साथ, जिन्होंने कई लोगों को हेल्प किया है, कई लोगों के साथ काम किया है और इनके इस यूनिक टेक्निक से कई लोगों को हेल्प भी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मस्त। ग्रेट। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में, क्योंकि आपने, जहाँ तक मुझे पता है, कि आप फिंगरप्रिंट से माइंड को पढ़ लेते हैं। हाँ, मतलब हम और मेरी पूरी कंपनी इसी में ही काम करते हैं हम लोग, शिद्दत से करते हैं। तो सर मतलब फिंगरप्रिंट में और ब्रेन में ऐसा क्या कनेक्शन होता है कि फिंगरप्रिंट से आप ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं? मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी जो हाइट है, ऐसे कितने लोग होंगे पूरे विश्व में जितनी आप जैसे हाइट, सेम हाइट हो? बहुत लोग होंगे, मतलब लोग। एग्जैक्ट फिगर नंबर नहीं पता मुझे। करोड़ों में होंगे। हाँ शायद। सेम कलर वाले, हाँ मे बी सेम आंखों वाले, हो सकते हैं, सेम बॉडी फीचर वाले, हो बहुत सकते सारे हैं, सकते बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज तक आपने सुना है कि 800 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में और सबके फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग हैं? हाँ एग्जैक्टली, मैंने आपको याद है पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना कि किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो राइट। देखो उसके फिंगरप्रिंट ग्लास पे, हाँ तो फिंगरप्रिंट right. सीआईडी के अंदर सारा काम क्या था, फॉरेंसिक का। हाँ फॉरेंसिक का। फिंगरप्रिंट ही इकलौता हमारे शरीर में एक ऐसा भाग है, ऐसे बहुत सारे हैं, पैरों के फिंगरप्रिंट्स भी हैं, हमारे टंग का जो प्रिंट है वो भी है, नोज प्रिंट है वो भी अलग है, सबसे सब यूनिक है। तो ऐसे फिंगरप्रिंट भी अलग हैं। और न्यूरोसाइंस ये कहता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 13वें हफ्ते में उसका ब्रेन बनता है और 21वें हफ्ते तक जब ब्रेन बन रहा होता है उसी समय तब हमारे फिंगर टिप्स बन रहे होते हैं। और इस पर रिसर्च हुई है। डॉक्टर फ्रांसिस करके था, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है अभी। तो उन डॉक्टर को 1920s में इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था कि दोनों सेम चीज़, ब्रेन भी तब डेवलप होता है और फिंगर टिप भी तभी डेवलप होते हैं। ओके तो सर मतलब ब्रेन क्योंकि दोनों साथ में डेवलप होते हैं, इसके लिए कनेक्शन होता है? हाँ, इसके लिए कनेक्शन होता है। फिर उसके बाद एक डॉक्टर रॉजर स्पेरी हैं जिनको 1981 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था और उन्होंने बताया था, स्प्लिट ब्रेन थ्योरी दी थी। उससे पहले 1981 से पहले तक हम ये मानते थे कि एक ही दिमाग है। उन्होंने पहली बार बताया कि दिमाग के दो भाग हैं, जिसको आम भाषा में तो भाग बोलते हैं, वैसे हेमिस्फेयर बोलते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, जिसको आजकल हम बड़ा यूज करते हैं, लेफ्ट ब्रेन है कि राइट ब्रेन है। राइट राइट। 1980 से पहले ऐसा कुछ नहीं था कॉन्सेप्ट। ओके तो उनके बताने के बाद ये पता लगा कि दो भाग हैं। फिर जब और डीप डाउन में गए तो पता लगा अच्छा लेफ्ट में भी 5 हैं और राइट में भी 5 हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ से कनेक्शन स्टैब्लिश होता गया और डीप डाउन फिर न्यूरोसाइंस पे बहुत रिसर्च कर रही है अभी। तो सर ये जो 5-5 है इनका अलग अलग रोल होता है? सबका अपना अपना रोल है। जैसे जब भी, जैसे हम जिस स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, इसका एक एड्रेस है। हाँ तो पूरे घर का एड्रेस तो एक ही कहलाएगा। मान लेते हैं कि A366 है, मान लेते हैं, लेकिन इस रूम में स्टूडियो है, अगले रूम में एडिटिंग रूम है। तो ऐसे पूरे घर का एड्रेस, यानी कि आपका नाम, जैसे आपका नाम सपना है, मेरा नाम विकास है, तो मेरा एड्रेस क्या है, विकास। लेकिन विकास जब बोल रहा है तो उसका
ब्रेन का ये वाला पार्ट एक्टिव है, जब विकास देख रहा है तो ये वाला पार्ट एक्टिव है, जब हाथ चल रहे हैं तो ये वाला पार्ट एक्टिव है। तो हर कमरे का अपना अपना काम है, हर ब्रेन के पार्ट का अपना अपना काम है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग ना ऐसे मतलब कुछ कुछ लोगों का ब्रेन जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, राइट? तो अगर जब वो गर्भ में ही है तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी जो भी बच्चा अंदर है उसका हम ब्रेन और फिंगरप्रिंट मतलब अच्छे से डेवलप हो जाए? देखिए, इसके लिए तो देखो शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार लिखा हुआ है। भाई आपका एक माता का खान पान, रहन सहन, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा असर डालता है। अभिमन्यु ने पेट में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है। तो ये सच्चाई है। अब न्यूरोसाइंस इसको एस्टेब्लिश कर रहा है कि आप अपना बच्चा डिज़ाइन तक कर सकते हो, क्या उसको दिखा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, हर चीज़ बच्चे पर असर डालती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। बाकी आजकल बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं, जब पहले ही पता लग जाता है कि बच्चा कितना डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पहले बता भी देते हैं। न्यूरोसाइंस बहुत डेवलप हो रही है। सर एक क्वेश्चन ये है कि जब फिंगरप्रिंट है मतलब जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो मतलब ये क्या पेट के अंदर तक का ही सीन होता है कि उसका जो फिंगरप्रिंट है और ब्रेन डेवलप होगा, बाहर आने के बाद भी वो डेवलप होता है या फिर वैसे ही रहता है यहाँ नॉर्मल? थोड़ा सा बस एक ही है, एक बार बच्चा अगर डिलीवर हो गया तो ब्रेन जो बनना था वो बन चुका है। ओके। अब नर्चरिंग हो सकती है, पॉलिशिंग हो सकती है, डेवलपमेंट नहीं। जैसे आप यूँ समझो कोई बिल्डिंग बनानी है आपने, जैसे आप तो मुंबई से हैं, मुंबई में सारी कितनी हाई राइज हैं, हम नोएडा में तो हाई राइज सारी बिल्डिंग है। उसकी एक बार जो नींव बननी थी वो बनने के बाद चेंज नहीं होगी। ओके। तो एक बार जो 13वें हफ्ते यानी कि 3rd मंथ से लेके 7th मंथ के बीच में जो मदर का प्रोसेस है वो फाइनल कर देगा उसका ब्रेन। फिर जब वो डिलीवर होगा उसके बाद उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। नर्चरिंग करना, पॉलिशिंग करना, उसको लर्निंग जिसको आप बोलते हो वो देना, फिर वो आपके हाथ में रह जाता ओके। तो सर मतलब पैदा होने के बाद क्या बच्चों का जो फिंगरप्रिंट होता है वो डेवलप होता है? है। जो बनना था वो एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का व्यक्ति हो, वो चेंज नहीं होता। वो चेंज नहीं जो होता? फाइनल बन गया, स्किन यहाँ से कितनी बार मर्जी जल जाए तो वो वापस जब आएगा तो वो सेम प्रिंट ही आएगा। कितना मर्जी कट जाए, जो वापस आएगा तो सेम प्रिंट ही आएगा। ओके। बट कई बार निशान रह जाते हैं हाथ में, राइट? तो फिर वो फिंगरप्रिंट तो खराब कर देता होगा। हाँ, मतलब कट ऐसा लग गया है जो दिख ही नहीं रहा, बर्न हो गया है, तो हमें नहीं पता लगेगा तो उसके उससे कोई इफेक्ट पड़ता है ब्रेन ब्रेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम Okay. इसको चलो इसको सिंपल करते हैं। हाँ आपका घर है, हाँ उस घर का एक नक्शा होगा। हाँ। नक्शा अगर मैं फाड़ दूं क्या घर पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं पड़ेगा ना। नहीं। सेम ये ब्रेन का नक्शा है, ब्लूप्रिंट है। हम्म ये ब्रेन का और समझने का एक पैटर्न है एज पर न्यूरोसाइंस। इसके खराब होने से या हाथ ना होने से ये कहीं नहीं कि दिमाग नहीं है। दिमाग है तो हाथ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, हाथ नहीं है तो दिमाग नहीं हुआ ऐसा नहीं है। ओके। हाँ, ये तय है कि अगर किसी का ब्रेन नहीं है, यानी कि उस समय नहीं बना, ये वाला फ्रंटल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना ही नहीं, तो उसके फिंगरप्रिंट नहीं होंगे। इसको Okay. बोला जाता है एननकीफली केसेस। ओके। उसमें क्या होता है कि बच्चे का दिमाग का पहला हिस्सा बना नहीं, बच्चे का दिमाग यहाँ से फ्लैट होता है, वो बच्चा सर्वाइव भी नहीं कर पाता, 1.5-2 महीने ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये फिंगरप्रिंट्स देखे जाते हैं तो नहीं बनते हैं उनके वो। ओके। तो ये तय है कि ये प्रिंट यहाँ पर है, नक्शा ये है। तो अगर सर हमें जब बच्चा गर्भ में है तभी पता चल जाए कि उसका जो ब्लूप्रिंट है वो नहीं बन रहा है, उसमें कोई चैलेंज आ रहा है, तो उसमें भी क्या जो मॉम को, जैसे आपने कहा कि मॉम को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, तो भी क्या इफेक्ट करता है वो? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, फिजिकल एक होता है, फिजिकल चोट ना लग जाए उसका हम ध्यान रखते हैं। मेंटल वेलबींग कितना है उस पर बहुत ध्यान रखते हैं। आजकल बहुत सारे कैल्शियम्स, वाइटामिन्स जो भी प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाते हैं, उसी का पर्पज़ है कि बच्चा भी हेल्दी रहे और मदर भी हेल्दी रहे। और अभी तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है। एक नॉर्मल डिलीवरी जब होती है उसका, उस बच्चे का इम्यून सिस्टम अलग है और जो एक सी सेक्शन से आता है उसका इम्यून सिस्टम में फ़र्क है। ओके। और इस पे आई फॉरगेट द नेम ऑफ डॉक्टर, क्योंकि जब एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होता है, जब वजाइना से जब वो बाहर आता है तो वजाइना एक ग्लू के रूप में होता है, जिसमें सारा पूरा ग्लू होता है। उस ग्लू का काम है उसके पूरे सरफेस यानी कि टो से लेके हेड तक वो ग्लू पूरा चिपक के आता है, उसको बाद में क्लीन किया जाता है। उसका एक अपना पर्पज़ है, वो उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आई फॉरगेट द नेम ऑफ डॉक्टर, उसका सी सेक्शन हुआ तो उसने क्या बोला कि आप सी सेक्शन कर लो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा वाजाइनल ग्लू है उसको एक पूरा कॉटन पैड में लो और मेरे बच्चे के ऊपर पूरा रब कर दो, क्योंकि इस पर अब रिसर्च चल रही है
तो इतना पावरफुल है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। ओके सर, कई बार मैंने सुना है कि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसा भी होता है कि जब ब्रेन और जो ब्लूप्रिंट आपने कहा कि वो अंदर ही डेवलप होता है, तो उस पे जेनेटिक इफेक्ट भी कुछ होता है कि मतलब जेनेटिक अगर प्रॉब्लम है तो बच्चों को तो होगा ही? देखिए, आपने सुना होगा कि हम श्री राम के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं। तो मतलब वंशज मतलब उनका डीएनए लेके चल रहे हैं, एम आई राइट? राइट। किसी बीमारी में भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछते हैं क्या आपकी फैमिली में कोई कार्डिक पेशेंट है, क्या आपकी फैमिली में कोई बीपी का पेशेंट है, कोई आपकी फैमिली में डायबिटिक पेशेंट है। हाँ कि क्रॉनिकल डिजीज में तो स्पेशली पूछा जाता है फैमिली हिस्ट्री क्या है, डीएनए क्या है। हाँ हाँ। आप ही की इंडस्ट्री से मैं बात करता हूँ, तो ट्विंकल खन्ना ने जब शादी की थी अक्षय कुमार से, तो उन्होंने पूरे 2 पेज का या 2 डायरी का एक चार्ट बनाया था शादी से पहले। अक्षय खन्ना की फैमिली में, पैटर्नल फैमिली और मैटरनल फैमिली में किस किस तरह की बीमारियां रही हैं, किसकी कब डेथ हुई है, कोई इश्यूज तो नहीं है उनके साथ। मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि उन्होंने जेनेटिक चेक किया था कि वो कैसा जीन लेके बैठे हुए हैं, उनकी फैमिली में कैसे जीन्स हैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने हाँ करी थी। अगर आपको आयुष्मान खुराना की एक पिक्चर याद हो, विकी डोनर, हाँ हाँ। तो उसके अंदर भी क्या था कि इसका ना अलेक्जेंडर वाला इसका स्पर्म काउंट है, राइट। इसकी क्वालिटी है। व्हाट डज इट मीन्स? वो डीएनए इतना स्ट्रांग है। जो वो डीएनए इतने स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली जब वो आगे जाके किसी से मिलता है तो उतना ही स्ट्रांग आपका जीन्स बनते हैं। इसी वजह से हमारे भारतीयों में एक संस्कृति के अंदर नज़दीक में सेम कास्ट में शादी करना मना था। बिल्कुल, क्यों मना था? मैंने भी सुना है। क्योंकि आपका एक डीएनए है और अगर आप नियर बाय में शादी कर, नियर बाय का मतलब नज़दीकी रिश्तेदारी में शादी करते हो, उसका डीएनए में सेम आगे जाके कहीं ना कहीं ट्री एक ही होगा आपका, तो आप अपने डीएनए को डेप्लिसिट कर रहे हो। इसलिए पहले दूर दूर शादियां की जाती थी ताकि डीएनए और स्ट्रॉन्ग बने। और अभी तो रिसर्च कह रही है हम इंडियंस को इस पर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जितना डाइवर्सिफाइड मैरिज करेंगे हम, थोड़ा सा दूर रिश्तेदारों, मतलब रिश्तेदारों से दूर शादी करेंगे, रिश्तेदार मतलब आपस के नज़दीकी रिश्तेदारी में शादी नहीं करनी चाहिए, इससे आपका डीएनए डेप्लिसिट होता है। अगर एक कोई बीमारी कैरी हो रही है तो सेम वो आगे जाके कैरी हो जाएगी। तो अगर 2 अलग अलग डीएनए हैं, बहुत, मान लो एक नॉर्थ इंडियन है एक साउथ इंडियन है, अब वो दोनों के डीएनए अलग अलग हैं, सेम है ही नहीं कभी भी, पूरा कहीं भी एक ट्री नहीं मिलने वाला, तो फिर जो आगे आगे जो जनरेशन आएगी वो और ज़्यादा मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होगी। सर, क्या ब्रेन को शार्प किया जा सकता है? मतलब कई बार होता है कि हम ब्रेन को अगर ज़्यादा काम नहीं देते तो वो एक बार ढीला पड़ जाता है, बट क्या ब्रेन को शार्प भी किया जा सकता है या फिर इसके लिए कोई एक्टिविटीज़ होती है? आप डांस में हैं, हाँ जी। 2 हाथ चलते हैं उसमें, बिल्कुल 2 पैर चलते हैं, बिल्कुल। यही तो है डांस। जी। मेरे पास भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, हाँ। लेकिन आप अच्छा डांस कर लेंगे, मैं करूँगा तो भाग जाएंगे सारे यहाँ से, एम आई राइट? वाई? क्योंकि आपने इसको ट्रेन किया है। राइट। तो दिमाग 2 ही तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेन ब्रेन, एक होता है अनट्रेन ब्रेन। तो आप जिस भी एक्टिविटी में इसको डालना चाह रही हैं तो उसकी ट्रेनिंग तो लगती है। राइट। तो चाहे वो डांस सीखना हो, चाहे म्यूजिक सीखना हो, चाहे बात करना, अब आप पॉडकास्ट कर रही हैं तो पॉडकास्ट में सवाल क्या पूछने हैं, तो जब आप उससे पहले पढ़ के आ रही हैं तो यानी कि आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रही हैं। राइट। दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल। तो ऐसी हर चीज़ की ट्रेनिंग है, तो आप ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो जब चाहो। तो सर, जैसे अभी मैं एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, राइट, तो बहुत लोगों का कहना है कि एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, मिक्स हो जाता है। इज इट ट्रू? नहीं, वो एक तो ना आधा ज्ञान ना बड़ा खतरनाक होता है। अगर आप अपने ही जिस कंटेंट में आप हैं या जिस फील्ड में आप उससे रिलेटेड अगर आप काम कर रही हैं तो आप सेम ही तो फील्ड में हैं। राइट। जैसे आपने मुझे अभी बताया था ऑफ कैमरा कि आप अभी मैरिजेस के लिए भी अच्छी कोरियोग्राफी कर रही हैं, वेब सीरीज के लिए भी कर रही हैं, अच्छे गानों के लिए भी कर रही हैं, तो फील्ड तो सेम ही है। ऑडियंस अलग अलग है ना, राइट। आपका क्लाइंटेज अलग अलग है, तो फील्ड तो सेम ही हो, तो अलग कहाँ से हुआ? अब जब आपने पॉडकास्ट शुरू किया तो अल्टीमेटली आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रही हैं, और अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक हैं, थोड़ा डिसिप्लिन हैं, तो उसको बहुत तरीके से कर लेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट आपकी एनर्जी लेता है, लेकिन सिस्टमेटिक ले जाओ तो बहुत अच्छे प्रोसेस से आप अपनी पर्सनल ब्रांड को स्ट्रॉन्ग कर लेंगी। अब मेरा पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो गया तो मेरे पास काम वैसे भी तो ज़्यादा आएगा ना। राइट। तो ये तो इंटर रिलेटेड है ना, तो ये अलग अलग काम का। हाँ, ये होता कि आप इधर से कोरियोग्राफी कर रही हैं, इधर से आपने किराना स्टोर खोल लिया, इधर से आपने को, तो बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाता। वहाँ आप कह सकते थे कि चैलेंज है। राइट। सर, मैंने सुना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने उनका जो ब्रेन का वजन था वो 1230 ग्राम था, राइट, बट नॉर्मल जो इंसान का ब्रेन का वजन होता है वो 1300 से 1400 का होता है।
राइट। तो मतलब इन दोनों में ऐसा कुछ मतलब ऐसा लगता है कि अगर वजन ज़्यादा या कम हो तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है? ब्रेन के साइज का, ब्रेन के वजन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके वैसे, पहली बात तो आपके कंट्रोल से बाहर है। ओके। आपने जो मदर ने तब खाना पीना है उसके वजह से वो बनेगा, हाँ, राइट। आपके जीन्स जो डीएनए उससे बनेगा, आपके जब कंसीविंग हो रही थी उस समय दोनों पार्टनर्स का क्या माइंडसेट था उससे बनेगा। ये 3 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती ओके। है। बट उसके बाद जो बन गया, सारा का सारा गेम ये है कि आप कितना उसको नर्चर करते हो। तो अभी जो आइंस्टीन की बात करती हैं, जबकि उनका साइज भी एवरेज था, उनका ब्रेन में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जिसके लिए इतनी बात होती है। उनके ब्रेन में एक ही चीज़ अच्छी थी, उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ओके। वही हमें औरों से अलग बनाता है। हम पशुओं से अलग क्यों हैं, पक्षियों से अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास ये कॉर्टेक्स है, सोचने समझने की ताकत है। तो जितना इसका हम इस्तेमाल करेंगे उतना कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ये कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही हम स्टैंड आउट करेंगे। मैंने सुना है कि हमारा जो ब्रेन है उसका हम सिर्फ 5 to 10% ही यूज़ करते हैं, राइट? तो क्या हम इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं? उसका कोई ट्रिक है सर? पहले तो ये थोड़ा सा मिथ क्लियर कर दें। हम पूरा ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। इसका अच्छा। सही वर्ड, सही लाइन ये है, हम अपने पोटेंशियल का 5 से 10% ही काम। अच्छा। भाई मान लीजिए आज सपना अपना पोटेंशियल 100 करोड़ रुपए कमाने का रखती है, लेकिन अगर उसका उतना नहीं कमा रही हैं, 5 से 10% ही कमा रही हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? आपका पोटेंशियल इतना है लेकिन आप काम इतना ही कर पा रहे हैं। एक्चुअल में यही लाइन है। हम ब्रेन मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा दिमाग काम कर रहा है। मैं अगर हाथ हिला रहा हूँ तो मेरा पूरा दिमाग काम कर रहा है। जब आप डांस में हैं, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई किसी भी काम में है, तो पूरा दिमाग काम में कर रहा है। दिमाग तो 100% ही काम करता है। हम पोटेंशियल का 5 से 10% काम करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। तो हम अपने परफॉर्मेंस को पीक पे नहीं लेके जा रहे, हम एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस में है, इसलिए बोला जाता है कि हम अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जैसे आपके पास मान लीजिए कोई 100 मंजिल का एक पूरा टावर आपके पास है और सिर्फ आप एक टावर पे काम कर रही हैं, बाकी सारे के अपने घर बंद रखे हुए हैं, तो कोई समझदार नहीं कहलाएगा। लेकिन सारे ही ऐसे हैं तो फिर क्या बोलते हैं, हाँ शायद इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। तो सभी का प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अपनी पीक परफॉर्मेंस पे इस समय नहीं है। बहुत रेयरेस्ट लोग होते हैं, 1% के आसपास होते हैं। सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, नॉर्मली आजकल मैं देखती हूँ कि मोस्ट ऑफ लैपटॉप पे ही काम किया जाता है और हमारे प्रोजेक्ट भी ऐसे होते हैं कि हमें फ़ोन पर ही काम करना होता है, राइट? तो क्या ऐसा होता है कि स्क्रीन यूज़ से हमारा ब्रेन जो है वो स्लो हो जाता है? अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मोबाइल की स्क्रीन कितनी है, ये 5, 4.5, 5 इंच की होगी। हाँ। अब मेरी आंखें यहाँ टिक गई, मान लो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो क्या मेरी आई बॉल्स मूव कर रही हैं? नहीं कर रही। भाई मेरी इतनी स्क्रीन तो टिकेंगी तो सही, वो मूव ही नहीं करेंगी। अब मैंने मान लो टैब ले लिया तो वो 10 इंच पे आ गई, तो मेरी शायद मामूली सी मेरी आई बॉल मूव करेंगी। जब मेरी आई बॉल्स का मूवमेंट बंद हो गया तो ड्राइनेस आ जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी, विजन ब्लर हो जाएगा, दिखना, ब्रेन फोग भी हो जाएगा। तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप कंप्लीटली स्क्रीन पर हो तो। सेकंड, ब्लू लाइट का एक अपना इम्पैक्ट है, इसलिए अगर आपको स्क्रीन पे पढ़ना भी है तो डेस्कटॉप स्क्रीन यूज़ करें, उसकी लाइटिंग का इम्पैक्ट अलग है। वो कम से कम 14 इंच की है तो आपकी आई बॉल यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, ऐसे ऐसे। जितना ये मूवमेंट है, एक्चुअली में आंखें जो आपकी है ना, ये ब्रेन का ही पार्ट था, ये बाहर दिख रहा है। जैसे ब्रेन इसके अंदर है तो हमें दिख नहीं रहा, ये ब्रेन का ही हिस्सा है जो दिख रहा है आपको। तो ये ब्रेन इससे जुड़ा हुआ, डायरेक्टली कनेक्टेड है एज पर साइंस। तो आप उसको जितना मूवमेंट दोगे उतना ये फास्ट होगा। इससे आपके मूड स्विंग्स कंट्रोल में आते हैं, इससे आपका बिहेवियर कंट्रोल में आता है, आपका इससे आपका इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। तो स्क्रीन आपको बहुत ज़ॉम्बी बना देती है अगर आप उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे तो मूवमेंट्स आंखों का बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना है सर कि अगर हम ब्रेन पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, तो क्या वो एक्सरसाइज का भी इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पर? आपकी चोटी में एक रबड़ लगता है कभी कभी, हाँ? उस रबड़ की खासियत है, उसको अगर रोज़ आप यूज़ कर रहे हो तो वो स्ट्रेच रहेगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। वहीं कुछ रबड़ अगर आपने डब्बी में बंद करके आपके सेल्फ पे रख दिए और कुछ टाइम यूज़ ना करो तो क्या हो जाता है, एकदम वो चिपचिपा सा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गल जाता है। ब्रेन वैसा ही है, ब्रेन एकदम इलास्टिक की तरह है। रोज़ काम में लो, काम करोगे तो ब्रेन की ताकत बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो आपको सपोर्ट करेगा। काम में नहीं लोगे तो फिर वो धीरे धीरे डल होता जाएगा। वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है, या तो अपग्रेड होगा या डिग्रेड होगा, रुकेगा नहीं। तो आपने अगर अपग्रेड किया तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है,
लाइफ में ग्रोथ मतलब वेल्थ क्रिएट कर लोगे, हेल्थ क्रिएट कर लोगे या रिलेशनशिप। अगर नहीं किया तो ये तय है कि वो डाउनग्रेड तो होगा ही होगा। सर मैंने बहुत सुना है कि ब्रेन के लिए फूड सप्लीमेंट्स लीजिए, क्योंकि अगर हम ब्रेन हमारा बहुत काम करता है, तो अगर हम उसको एक्सरसाइज नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो सप्लीमेंट्स लो। तो क्या ये सच है या मिथ है? सप्लीमेंट्स में बहुत सारी बेरीज हैं जो बहुत हेल्प करती हैं। आलमंड से ज़्यादा अखरोट यानी कि एप्रिकॉट बहुत हेल्प करता है, अखरोट खाना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप 10 मिनट की नेचर वॉक कर लेते हो तो भी आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो ब्रेन एक्टिव करने के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर एक पेन ले लोगे, उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दोगे तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। आप एक आंख से देखकर इससे ऐसे देखोगे, ऑब्वियसली लड़की को देखते हो करोगे तो पिट जाओगे, ऐसे ही देखते हो एक्सरसाइज करो तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो ब्रेन को एक्टिव करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं किसी फैंसी बज़वर्ड में नहीं जाऊँगा। भगवान ने ना हर ऋतु के अनुसार यानी कि वेदर के अनुसार कुछ चीज़ें बनाई हैं। अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपका गट सही रहता है और आपका ब्रेन सही रहता है। अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी करोगे तो गट आपका खराब होगा ही होगा, और गट आपका सेकंड ब्रेन है। तो दोनों ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे पड़ता सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों के मन में होगा, बादाम से सच में दिमाग बढ़ता है? है। कुछ नहीं बढ़ता। बादाम बेचने की टेक्निक है ये और कुछ नहीं है। तो जैसे अश्वगंधा, मैंने सुना कि अश्वगंधा काफ़ी इफेक्टिव होता है ब्रेन के लिए। अश्वगंधा तो हर व्यक्ति को, अगर टैबलेट फॉर्म में नहीं खाने का मन, तो आप घर में एक पौधा ले आओ, 200 रुपये का पौधा आता है, रोज़ उसका पत्ता खा लो। और इस पे शास्त्रों ने इतना कुछ कहा है, रिसर्चेज इतनी सारी कह रही हैं अश्वगंधा लेना चाहिए, समय के अनुसार आपको ब्रह्मी लेना चाहिए। जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पर कोई मेडिकल फर्टिनिटी से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी शंख पुष्पी का काम है आपके दिमाग को शांत करना। गूगल कर लीजिए, पता लग जाएगा। तो जिनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव लूप में फंस जाता हूँ, वो एक सही फॉर्म में अच्छी क्वालिटी का शंख पुष्पी भी ले सकते हैं। राइट। सर किसी किसी को प्रॉब्लम होता है ऐसे स्ट्रेस लेने की, एंजाइटी होने की, तो मतलब ये अगर इसको वो बैलेंस करना चाहे तो उन्हें, मतलब कोई ब्रेन का ऐसा कोई पार्ट होता है जिस पे उनको काम करना चाहिए, या फिर हम कि जो हम आपने कहा कि राइट एंड लेफ्ट ब्रेन में 5 पार्ट होते हैं, तो हम 5 पार्ट के लिए अलग अलग काम कर सकते हैं क्या? अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन पहले स्ट्रेस और एंजाइटी को समझ लेते हैं। जो डिप्रेशन होता है वो होता है पास्ट और प्रेजेंट में। डिप्रेशन मतलब मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये कर दिया, रिग्रेट्स होते हैं, गिल्ट्स होते हैं, वो होता है आपके डिप्रेसिव थॉट्स। एंजाइटी होती है जब आपको आगे की चिंता है, फ्यूचर की, यानी कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। तो आपको लगातार मेरा क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ में क्या लिखा हुआ है, कैसा पार्टनर मिलेगा, इस तरह के लूप्स में फंसते हो तो वो एंजाइटी है। तो दोनों अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, दोनों कॉमन नहीं पहली बात तो। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या सच में किसी को डिप्रेशन और एंजाइटी है, या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया ने आपको एक मिथ क्रिएट करके दे दिया है कि है? क्योंकि मान लो अभी लाइट चली जाए, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस आएगा आपको, यार मेरा शूट का पैसा लग रहा है, मेरा टाइम लग रहा है, तो ये नॉर्मल है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अब आप लूप में फंस गए हो, अब मेरा कुछ नहीं होगा, आपको शिवरिंग शुरू हो गया, आपके हाथों से पसीना आने लग गया और आप कांप रहे हो। ऐसा कितने जनों को देखा आपने? बहुत कम है। तो जबरदस्ती काय को क्रिएट कर रहे हो कि एंजाइटी है या डिप्रेशन है? तो नहीं है, बहुत कम है। हमने शब्दों का गलत चुनाव कर लिया है, पहली बात तो ये है। तो उन सिम्टम्स से मत जाओ जो सोशल मीडिया के 1 मिनट की रील में होते हैं। अगर आपको देखना है तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर, उनका 15-20 मिनट का वीडियो है, तो आपको ढंग से समझाया जाता है कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप यहाँ मुंबई से आती हैं तो अपना एक टारगेट लेके आती हैं कि मैं किस काम के लिए आ रही हूँ। राइट। यहाँ से जब आप मुंबई जाती हैं तो आपके कुछ इवेंट्स हैं उसको लेके फिक्स्ड हैं। हम्म। अब उस सिनेरियो में जब आप यहाँ आई हुई हैं, अब आपको कोई भी पीछे से फ़ोन आ जाए तो क्या आप फ़ोन अटेंड करेंगे जब आप शूट में हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं करोगे, यानी कि आप फोकस्ड हो। तो जो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं मतलब वो फोकस नहीं है। अपना एम बढ़ा लो, अपने विज़न को बड़ा कर लो, अपना पर्पस ढूंढो, तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन टच भी नहीं करेगा। हाँ, फिर भी आपको लगता है कि इसके लिए कुछ चाहिए मुझे है ही, तो एक अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, नाक बंद करके होता है। एक लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, फिर लेफ्ट से छोड़नी है। बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे भी हैं, जाके देख लें, नहीं तो आप लिंक डाल देना कोई भी। एक भ्रामरी प्राणायाम होता है। भ्रामरी प्राणायाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप अच्छे हैं और अच्छे बनने के लिए कीजिए, आप किसी समस्या में उस समस्या से बाहर आने के लिए कीजिए। भ्रामरी पे बहुत रिसर्चेज हैं, ये 2 कर लो तो भी आपको कभी डिप्रेशन एंजाइटी टच नहीं करेगा। सर मैंने बहुत सुना है कि मतलब लोग हाथ देखते हैं और बता देते हैं आपका फ्यूचर क्या है।
क्या ये सच है? साइंस है, बिल्कुल है। हमारे एक शास्त्र है बहुत अच्छा, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं इसे। उसमें लिखा हुआ है पाम के बारे में, हथेलियों के बारे में, मिस्टिकल लाइंस के बारे में, सब लिखा हुआ है। बहुत रिसर्च की है हमारे ऋषि मुनियों ने, तो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बट सर आपने कहा कि ब्रेन को पढ़ सकते हैं, बट फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है? व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर यू? अगर मैं अभी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं, अगर मान लेते हैं, आपका फ्यूचर किस बात पे डिपेंड करता है कि सपना का प्रेजेंट मोमेंट में क्या माइंडसेट है, मैं राइट? राइट। जो आज आप डिसीजन लोगे वही तो फ्यूचर होगा। हाँ। ऐसा और कुछ हो सकता है? अच्छा, आज क्या डिसीजन लोगे वो इस बात पे डिपेंड करता है क्या आपका पास्ट रहा है, एम आई राइट? जिसको आप एक्सपीरियंस बोल देते हो, जिसको आप मेमोरी बोल देते हो, जिसको एजिंग बोलते हो, मैंने एज ली है, मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं करे हैं, जो हम कहानियाँ बोलते हैं। तो यानी कि हमारे पास्ट से डिसाइड होगा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, एम आई राइट? और अगर मैंने पास्ट की मेमोरीज को क्लीन नहीं किया, मेरे पास नेगेटिव बिलीफ्स हैं, सेल्फ डाउट है, मैं किसी लायक नहीं हूँ यार, सारा रिश्ते मेरे ख़राब हो जाते हैं, लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरा पैसा खा जाते हैं, मेरे को कोई भी लड़की अच्छी नहीं मिलती, सब मेरा यूज़ करना चाहते हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, और ये मेरे बिलीफ सिस्टम है पास्ट के। तो मेरे प्रेजेंट में भी तो वही है। अब प्रेजेंट में मैंने चेंज नहीं किया, अपने पे काम नहीं किया, तो मेरा फ्यूचर कैसे रहने वाला है? राइट राइट। बहुत सिंपल है, फ्यूचर वही चेंज कर सकता है जिसने अपना प्रेजेंट चेंज कर लिया हो, यानी कि प्रेजेंट पे काम कर लिया हो। पामेस्ट्री हो, ओकल्ट साइंस कोई भी हो, ये सारी की सारी साइंसेस आपको हेल्प करती हैं आपको लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। हम जिस पे काम करते हैं इस पे काम नहीं करते, हम सिर्फ टिप्स पे काम करते हैं। तो टिप्स का न्यूरो साइंस के साथ कनेक्शन है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये सब चेंज होते हैं। वो बियॉन्ड माई लिमिट्स, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं न्यूरो साइंस में हूँ, मैं सिर्फ टिप्स पे काम करता हूँ। तो इन टिप्स से फ्यूचर नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं ब्रेन क्या है, इसकी पावर क्या है, इसका वीक पॉइंट क्या है, वो जान लो, समझ लो, और फिर अपनी पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर लो। मैंने सुना है सर कि हमारा जो ब्रेन होता है बहुत लेजी है, राइट? और अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम अलार्म लगा के सोते हैं रात को, और मॉर्निंग में उठेंगे, तो अगर अलार्म बजा और उसके 10 सेकंड में या फिर 5 सेकंड में हम उठ गए तो उठ गए, अदरवाइज हमारा जो ब्रेन रहता है वो हमें वो कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इज इट ट्रू? आपका एक ही तो काम है, भगवान ने आपको यहाँ भेजा था आराम करने के लिए। ओके। सर्वा देखो, आपके ब्रेन का एक काम है, आपको हर कीमत पर ये बताना कि आप सबसे अच्छे हो। ओके। ठीक है, आपको आराम पसंद है, वो इसको आपको वो प्रूफ करके मानेगा। आपने बोला कि मेरे को सोने में ज़्यादा मज़ा आता है, ओके ओके। आप बोलोगे मेरे को जिम जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ओके। तो उसने डिसाइड ये करना है कि आपको किस में मज़ा आता है। अलार्म वाली जो बात है, पहली बात तो अलार्म से उठना ही नहीं चाहिए। आप अगर न्यूरो साइंस की रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप जब सोते हैं ब्रेन की 5 तरंगें हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा। जब मैं सो रहा हूँ, जैसे आप मेरे से बात करें इस टाइम, अगर मैं आपको ब्रेन का टेस्ट करवाऊँ जिसको ईईजी टेस्ट बोलते हैं, तो उससे आप बीटा लेवल पे पाए जाएंगे भी आप। ठीक है, बीटा के लगभग 18 हर्ट्ज से लेकर 22 हर्ट्ज के बीच में होंगी आप। जब आप रिलैक्स करेंगे, जैसे पॉडकास्ट खत्म होगा, आपको लगेगा चलो एक और काम खत्म हुआ, तो आप अल्फा पे आएंगी। जब आप चाय पी रही हैं तो आप अल्फा पे होंगी। जब आप बाहर एकदम मौसम का सुनहरा आनंद ले रही हैं, सफ़र का आनंद, तो आप अल्फा पे हैं। जब आप लेट गए तो आप थीटा पे जा रही हैं, और फिर जब आप सो गए तो आप डेल्टा पे हैं। अब सुबह आप थीटा और डेल्टा के बीच में हो, अचानक एक अलार्म बजता है, आपका कॉन्शियस ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है, और आप अचानक बीटा पे आते हो, अल्फा तो गायब हो गया। एक सीढ़ी है ना, सीधा आप 4 सीढ़ी चढ़ोगे तो चोट लगने का डर है, वही हम रोज कर रहे हैं। तो पहली बात तो अलार्म से उठना ही नहीं चाहिए। अलार्म से उठना भी है तो उस पर या तो कोई बहुत ही रिथमेटिक, बहुत ही प्यारा सा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो जो अल्फा पे ही रखे आपको। कोई फ्लूट हो सकती है, सितार हो सकता है, कोई ऐसा म्यूजिक हो सकता है जो बहुत काम एंड रिलैक्स हो, पहली बात तो। और अगर अलार्म बजा ये वाला, तो पहले 3 सेकंड में फिर बिस्तर से खड़े हो जाओ एक बार तो, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम क्या है, उसकी आदत है, उसने आपको ये बोलना है यार रुक जा यार, कल रात को लेट सोया था यार, लेट सोया था, अरे छोड़ क्या करना है, आज तो चल मौसम इतना अच्छा है, चाय पियेंगे, छोड़ना यार क्या करना है, 1 घंटा और सोते हैं। 1 घंटा भी नहीं बोलते चल 1 मिनट और झपके लेते हैं, और 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है, तो वो 1 मिनट से 1 घंटे में कन्वर्ट करा देगा, और आप मान जाओगे उसकी बात। राइट। तो जैसे आपने उसके अनसुना किया, जैसे मान लो अभी इस रूम में आपको कोई यहाँ से आवाज मारे और आपका पूरा फोकस इस पॉडकास्ट पे है, तो आप उसे अनसुना करोगे। बिल्कुल ऐसे सेम अनसुना करना होता है सुबह अपने उस ब्रेन को कि भैया मेरा काम है खड़ा होना। हाँ, तो लेकिन अलार्म नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखें बस। सर जैसे कि मैं जिस फील्ड में हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें सोने को ही नहीं मिलता, 2-2 3-3 दिन कंटिन्यू शूट चल रहे हैं, या फिर स्केड्यूल पूरा ही बिगड़ जाता है।
तो ऐसे में मेरा ये है कि क्या ब्रेन एक्टिवली सच में काम करता है 8 घंटे की अगर नींद पूरी ना हो फिर भी? देखो, पहली बात तो ऐसा है कि ब्रेन हमें सोना क्यों होता है, पहले तो समझ लो। सोने का मतलब क्या है? जब आप नींद में जाते हो तो 2 तरह की नींद होती है। एक होता है जब आपकी आँखें हिल रही हैं, जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, जब आपको सपने आ रहे हैं। एक होता है जब आपकी आँखें हिलना बंद हो जाती हैं और आपको सपने आने बंद हो जाते हैं, जो बहुत गहरी नींद में हो आप। उस गहरी नींद का काम है आपके हेड से लेके टो तक हर सेल को नया बनना होता है, नया स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आपने देखा, आप सेट्स पे जाती हैं, एक शूट खत्म होता है तो सेट नया वापस शुरू होता है बनना, पहले राइट। खत्म होता है फिर नया सेट का है ना। तो वैसे ब्रेन है, ब्रेन का काम है पुराने सेल्स को बाहर निकालना थ्रू योर, जो हम डेली वॉशरूम जाते हैं, और फिर नए सेल्स को क्रिएट करना, चाहे वो स्किन हो, चाहे लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो या ब्रेन हो। अब आप सोए नहीं तो आप नया तो हो ही नहीं पाए, तो आप क्या कर रहे हो, एजिंग में जा रहे हो फिर आप। तो मेरा मतलब बायोलॉजिकल एज और फिजिकल एज में फिर अंतर आ जाएगा, इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। फिर भी मान लीजिए, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं जहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है, अनप्रडिक्टेबल आपका टाइम टेबल है, तो ऐसे में एक 20 मिनट का योग निद्रा 100% करनी चाहिए। और 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं फिर आप। वो 20 मिनट ऑल्टरनेटिवली 4 घंटे की नींद के, मतलब 20 मिनट वो 4 घंटे की नींद के बराबर है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं है। आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देगी, हेड से लेके टो से लेके हेड तक एक एक पार्ट आपको रिलैक्स हो जाता है, तो आपको वो 4 घंटे की नींद के बराबर है एज पर साइंस। बट अगेन रिप्लेसमेंट नहीं है। कभी कभी जब आपको जरूरत है तो आप योग निद्रा की हेल्प लें, वैसे डेली योग निद्रा करो, बेनिफिट बहुत है। ओके, तो सर ऐसा कितना टाइम होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कितने दिन ऐसा कर सकते हैं, जो आपने 20 मिनट का मुझे जो वो आपने तो डेली एग्जांपल करनी दिया? चाहिए आपको। डेली? हाँ, वो वैसे तो ब्रेन के नहीं, हिसाब से अगर होता है। नींद पूरी नहीं हुई है तो? नींद पूरी हो चाहे ना हो, वो वैसे डेली कर सकते हो। अगर आपको पूरी नहीं हुई है तो भी आप कितने दिन तक सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये अकाउंट में है, तो 100 रुपये में मेरे पास नया कुछ आ नहीं रहा, मैं 100 रुपये को कब तक चला लूँगा। तो नया मतलब गहरी नींद तो लेनी ही पड़ेगी ब्रेन को रिजनरेट करने के लिए, स्किन को रिजनरेट करने के लिए। और आपकी फील्ड में तो सारा काम ही ग्लो स्किन का है, एग्जैक्टली। तो जब तक गहरी नींद नहीं होगी तो स्किन ग्लो नहीं करेगी। सर मैंने कई बार सुना है कि हमारे माइंड का खेल होता है, कहते हैं लोग, कि हम जब कुछ सोचते हैं या फिर हम अकेले किसी रूम में बैठे हुए हैं तो ऐसे बहुत हमें कुछ फील होता है कि इस रूम में कोई है या फिर यहाँ पे कोई चल रहा है। मैंने बहुत ऐसे हॉरर स्टोरीज भी देखी हैं, मैंने बहुत सुना है। क्या सच में ये ब्रेन का गेम होता है? ब्रेन बहुत स्मार्ट है, ओके। और वो एक्चुअली में ना, आपने प्रोजेक्टर देखा है? हाँ। प्रोजेक्टर का काम है दीवार पे वो दिखाना जो पीछे चलाया जा रहा है। हाँ। पीछे आपके पास क्या कंटेंट है, किस तरह की मेमोरीज हैं, राइट। किस तरह के इमोशंस हैं, कितने सुंदर इमोशंस हैं, हैप्पी मेमोरीज हैं कि बैड मेमोरीज हैं, वो आपको दिखने वाला है। आपने कोई ट्रॉमा देखा है या महसूस किया है तो आपको उससे रिलेटेड दिखेगा। उसकी अगर आपने क्लीनिंग नहीं की है तो आपने कोई बहुत हैप्पी मेमोरीज देखी हैं, आपके पास बहुत अच्छा बैंक है अपने पेरेंट्स के साथ वाला, अपने दोस्तों के साथ वाला, अपने भाई बहनों के साथ वाला, तो आपको उस तरह का दिखेगा। तो ब्रेन ने वही दिखाना है जिस तरह का आपका अंदर मूवी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो सिर्फ दिखाता वही है वो, और कुछ चेंज नहीं करता वो। मतलब अगर आप डर में हैं तो वो डर जैसी चीज़ें आपके सामने ला के रख देता है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा सपना, इसका यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है, और अगर आप रोज़ अपने ब्रेन को पॉलिश नहीं करते तो सिग्नल समझने में गलती करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये मैंने कहीं सुना भी था, मैं उसी एग्जांपल को कोट करता हूँ। मान लो मैं 10 दिन से नहीं नहाया हूँ, कपड़े मेरे गंदे हैं, सब्जियाँ लगी हुई हैं, एकदम मेरे में से बदबू आ रही है, तो मेरे आसपास कौन आएंगे? अच्छे लोग आएंगे, मक्खियाँ आएंगी, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत सही डेस्टिनेशन हूँ, क्योंकि उनके और मेरे एनवायरनमेंट में अब सेम मैच है जैसा उनको चाहिए। और वहीं अगर मैं नहा लूँ, धो लूँ, एकदम एकदम साफ़ कपड़े पहन लूँ, अच्छा सा परफ्यूम लगा लूँ, तो क्या मेरे मक्खियाँ आसपास आएंगी? लोग आएंगे, अब मक्खियाँ आएंगी, क्योंकि मैं मक्खियों के लिए अब सही जगह नहीं हूँ। आप वही अट्रैक्ट करते हो जैसे आप हो, पहली बात। तो यूनिवर्स आपको सिग्नल भी देता है, कैसे? जैसे अगर आप यहाँ से निकल रहे हो और आपने देखा यार 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, फिर आप निकले आगे, एक आपको गार्ड मिल गया झगड़ा करता हुआ, फिर आप रिक्शे से जा रहे थे, रिक्शे वाले ने आपसे कोई बहस कर ली, फिर आपको लगा यार ये वाला व्यक्ति मुझे गलत नज़र से देख रहा है, आपको तब रुक जाना चाहिए। लगातार आज कैसे हो रहा है यार? आप जब चेक करोगे आपको पाओगे कि आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस वजह से ऐसा हो गया। ऐसे कई बार होता है जब आपको कोई चीज़ लेने की इच्छा होती है, जैसे मान लो आपको मोबाइल लेना है, तो आपको मोबाइल की ऐड दिखने लग जाएंगी, कार लेनी, कार दिखने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में
एक पार्ट है, इसका नाम है RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसका काम है बाकी सब चीज़ों को धुंधला कर दो, जो ये व्यक्ति चाहता है पूरा ध्यान वहाँ ले जाओ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यूनिवर्स के छोटे छोटे सिग्नल आपको समझ में आ जाएंगे, वो क्या कहना चाहता है आपको, तो उस पावर को बढ़ा लो ना। तो सर ये जो फोकस वाला जो पावर है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? सही तरीका सही बताऊँ ना, बहुत आराम, बहुत सिस्टम, बहुत ही ईजी है। एक 10 मिनट का सिंपल वॉक, 5 मिनट का बिना किसी किसी गैजेट के खाना खाना, क्योंकि आपकी पांचों सेंसेस वहाँ लग गई, स्मेल वहाँ लगी, आंखें वहाँ लगी, कान वहाँ लगी। अब हम खाना खा रहे हैं मोबाइल में ऐसे खा रहे हैं, तो मैं अपने ब्रेन को फोकस करने की कौन सी ट्रेनिंग दे रहा हूँ? कोई भी ट्रेनिंग नहीं। सिर्फ पानी पीते वक्त अगर आप पूरा ध्यान पानी पे ले जाओ, खाना खाते वक्त पूरा ध्यान खाने पे ले जाओ, बात करते वक्त सारा पूरा ध्यान उसकी आंखों पे ले जाओ, उसके चेहरे पे ले जाओ, एक बार उस समय, यानी कि एक बार में एक काम, ओके। एक सदे सब सदे बोला जाता है। एक को साध लिया आपने तो सब सद जाते हैं। तो एक को साधना मतलब मैं आपके साथ हूँ तो मैं 100% क्या आपके साथ हूँ? अगर मैं हूँ तो मेरा और आपका रिश्ता कैसे होगा? आगे भी हम कभी मिलेंगे तो आप मुझे पहचानोगे, हम बात कर सकते हैं। अब मान लो मैं इधर मोबाइल पे लगा हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो शायद आप कहोगे यार विकास, यार इसको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। यानी कि एक बार में एक काम कर लो तो आपका फोकस बढ़ जाता है, और आपके ब्रेन को आदत है कि यार एक बार मैं एक काम कर रहा हूँ ना, पानी भी पी रहा हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं देख रहा, कोई कुछ कहीं नज़र नहीं जा रही मेरी, पूरा ध्यान मेरे पानी पे है। खाना खाते वक्त छोटे छोटे काम है, फोकस बढ़ जाता है। राइट। तो सर मल्टीटास्किंग गलत चीज़ है? मल्टीटास्किंग, लोगों को गलत फहमी कि वो मल्टीटास्किंग करते हैं। अब खाना खाते हो आप मल्टीटास्किंग तो ना कर रहे हो मोबाइल देखते हुए, वो तो बेवकूफ़ी है, आप अपने गट को ख़राब कर रहे हो। मल्टीटास्किंग वो होती है जो आप कर रहे हो, यानी कि आप इधर से एंकरिंग का काम भी कर रहे हो, सॉरी कोरियोग्राफी का भी काम कर रहे हो, इवेंट्स भी कर रहे हो, वेब सीरीज भी देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। लेकिन खाना खाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल चलाना, ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है। हाँ, मल्टीटास्किंग वो नहीं है। सर क्या जो म्यूजिक होता है वो ब्रेन को इम्प्रूव करता है? बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। देखिए हम यहाँ ना इस धरती पे मज़े लेने आए हैं, तो या तो खाने में है या वो संगीत में है। संगीत आपको एक उरी मूवी का अगर वो जोश वाला गाना चल जाता है तो हमारे पैट्रियोटिज्म वाला एकदम ब्लड में वैसी आ जाता है। एक वहीं रोमांटिक कोई सॉन्ग चल जाता है या फिर कोई जगजीत सिंह की एक दुख भरी गज़ल चल जाती है तो हम उस मोड में चले जाते हैं। तो आपको डायरेक्टली आप इम्पैक्ट करता है म्यूज़िक आपके। अब तो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जहाँ पर पेशेंट्स को, इवन कैंसर पेशेंट्स को म्यूज़िक सुनाया जाता है ताकि वो हील कर सके अपने आप को। तो म्यूज़िक इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ही वही है। सर मैंने सुना है कि तो जब लव शब्द में ऐसा मैंने सुना है कि दिमाग पे नहीं फोकस करना चाहिए, दिल की सुननी चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ शाहरुख खान की पिक्चर में अच्छा लगता है और रियलिटी में उल्टा है। ओके। क्योंकि जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताने वाले हो, आपका मन लग गया, हो सकता है आपको उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के मन लग गया हो सकता है उसकी आपको बोली, यानी कि उसकी जो बोलने का तरीका है वो इतना मिठास भरा हो, आप उससे अट्रैक्टेड हो गए हो। और आपके सबके ना, मैं ऑडियंस से भी कहूँगा, आप भी मुझे बताना, हर किसी की अपनी अपनी लाइकिंग है। किसी को आंखें पसंद हैं, किसी को होंठ पसंद आते हैं, किसी को नाक पसंद आता है, किसी को बॉडी स्ट्रक्चर पसंद आता है, किसी को आवाज़ पसंद आती है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जिसके साथ मैंने 24 घंटे रहना है उसका बिहेवियर पसंद आता है क्या? बिहेवियर साथ में रहकर, समय बिताकर पता लगता है। वहाँ चाहिए समझने के लिए दिमाग, दिल नहीं। दिल तो हमेशा ये कहेगा कि मैं आपको चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ, ओके, लेकिन क्या आपका और मेरा बिहेवियर मैच करेगा? उसके लिए ज़रूरी है बात करना, और बात करने के लिए चाहिए लॉजिकल ब्रेन। तो लॉजिकली यानी कि दिमाग का काम तब बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपने लाइफ के बड़े डिसीजन लेते हो, जैसे शादी या रिलेशनशिप में रहना, किसी को अपने ऑरा में एंट्री देना। अगर मैं किसी को हग भी कर रहा हूँ तो मैं अपने ऑरा में एंट्री दे रहा हूँ। किसी को मैं सिर्फ फॉरहेड पे किस कर रहा हूँ तो उसको अपने ऑरा में एंट्री दे रहा हूँ, और किसी के साथ इंटीमेट हो रहा हूँ तो भी तो ऑरा में एंट्री दे रहा हूँ। तो बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए। तो वहाँ जितना आप सेलेक्टिव होंगे उसके लिए आपको चाहिए दिमाग। इसलिए जब भी कोई रिलेशनशिप में जाओ, चाहे वो पार्टनरशिप प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, नॉन नेगोशिएबल पहले डिस्कस करो। ये मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं, मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या करूँगा। मेरे लिए ये पेरेंट बहुत ज़रूरी हैं, या मेरे लिए घूमना बहुत ज़रूरी है, या मेरे लिए बातें करना बहुत ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें मेरे लिए अगर ज़रूरी हैं, वो साथ वाला भी पार्टनर बताएगा कि यार मेरे लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये जब डिस्कशन हो जाता है फिर बाकी लाइफ हम बहुत ईजिली बिता सकते हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर सकते हैं, यार
ये चीज़ें छोड़ के अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। मतलब फीलिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। इसको प्रैक्टिकल वर्ड बहुत सही है, लोगों ने इसको इतना ज़्यादा समझा दिया, यार ये तो बहुत प्रैक्टिकल है यार। अरे प्रैक्टिकल होना गलत कैसे हुआ? गलत कैसे हुआ? तो दिमाग ही तो मतलब भगवान ने दिमाग दिया क्यों है? दिया क्यों घुटनों में तो ना दिया है। है? भाई यहाँ दिया तो काम करने के लिए दिया ना, तो Right. प्रैक्टिकल करने में कहाँ गलती है? गलती है। सर मैंने सुना है कि जो ब्रेन एक्सरसाइज होती है, ब्रेन के लिए आज तो कितने सारे टूल्स भी बन गए हैं और एक्सरसाइज के लिए, और बहुत सारे इसके लिए ट्रिक भी है, और इसके लिए बहुत सारे ऐसे सिलेबस बना दिया गया कि भाई ब्रेन का एक बार आप ये ट्रेनिंग ले लो। तो ये जो ट्रेनिंग होती है वो एक बार ही इफेक्टिव होती है या बार बार आपको रिपीट करते रहना चाहिए? आप कभी बाय रोड आए हो मुंबई से? मुंबई से नहीं आई हूँ, बट मुंबई टू बाय पुणे। रोड मुंबई से पुणे जाते हो? हाँ, बट अभी मैं बाय रोड गई थी, दिल्ली थे? टू मुंबई। अच्छा, जो हाईवे बनाया होगा नितिन गडकरी जी ने, तो अगर एक बार बन गया तो ये अगले 50-100 साल 200 साल के लिए चलेगा या हाँ, रिपेयर करना right. पड़ेगा? नहीं चलेगा, रिपेयर रिपेयर तो लगेगा ना? हाँ, रिपेयर तो करना रिपेयर, पड़ेगा। व्हाट डज रिपेयर मीन्स कि बार बार आपको काम करना पड़ता है। अगर आपने कोई ब्रेन की एक्सरसाइज कर ली है, इट्स ट्रू कि हमेशा वो काम आएगी, लेकिन अगर मैंने रोज पे काम नहीं किया तो वो वापस डल पड़ जाएगी। जैसे आप हैं, अगर आप डांस अच्छा करती हैं, अब अगले 2 साल के लिए आप डांस नहीं करें, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लो आप अपने किसी और काम में बिजी हो जाती हैं, तो ये तो ना कि 2 साल के बाद आप डांस नहीं कर पाएंगी, उतना परफेक्शन से नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस में नहीं है। तो ब्रेन प्लास्टिक है, यूज़ डेली करोगे तो बहुत पावरफुल बनेगा, नहीं करोगे तो ठीक है, जो आपने सिखाया वो काम तो आएगा ही। राइट राइट। सर मैंने बहुत सुना है कि ऐसे ब्रेन के जो थॉट्स होते हैं वो इंसान के बॉडी को बीमार कर देता है। इज इट ट्रू? थॉट्स ही तो सब कुछ है भाई। अगर मैं आपकी तारीफ करूं कि मैम बहुत सुंदर लग रहे हो आप, तो ये थॉट्स ही शब्द ही थे, शब्द आपके दिमाग में गए, थॉट्स बने, मेमोरी बनी, आप यू फील गुड। अब यहीं आपको कुछ और गलत बोल दूंगा आपको, तो आपके वही शब्द वहीं आपको कॉन्फिडेंस शैटर कर सकते हैं। और इनफैक्ट इस पर एक रिसर्च भी है, शायद यूएसए की है, जहाँ पर किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई थी, तो साइंटिस्ट ने बोला कि हमें हमारे हिसाब से डेथ पेनल्टी करने दो। उस व्यक्ति को बताया गया कि आपको कोबरा से डसवाया जाएगा, डसवाया नहीं गया, और ऐसा कुछ बताया गया उसको, तो उस व्यक्ति की डेथ हो गई बिना उसके। हाँ हाँ राइट। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हैं कि आपको सिर्फ, जैसे एक ना उस पर भी रिसर्च हुई थी बास्केटबॉल पे, तो कुछ पियानो पे हुई थी। जैसे 2 ग्रुप लिए गए, एक ग्रुप को बोला गया कि डेली पियानो की प्रैक्टिस करनी है, और दूसरे को सिर्फ महसूस करने के लिए बोला गया कि आपने सिर्फ महसूस करना है। तो जिसने प्रैक्टिस की और जिसने खाली महसूस किया, दोनों का ब्रेन का लेवल एक जैसा पाया गया। इतना ज़्यादा पावरफुल काम करते हैं थॉट्स आप पर, आपकी विजुअलाइजेशन आप पर, तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। राइट। सर आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, लाइक इस डिस्ट्रैक्शन का मतलब रीज़न क्या है? और जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ते हैं तो मोबाइल सामने रहता है कि ऐसा लगता है फ़ोन यूज़ कर ले, राइट? तो डिस्ट्रैक्शंस पे वो लोग काम भी करना चाहते हैं ना, तो भी उनका एक जगह अटेंशन नहीं हो पाता है। तो क्या प्रॉब्लम है उनके में, क्या चैलेंज है? मोबाइल तो हम बंद नहीं कर सकते। पहले तो क्या होता, जब मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, मेरे फादर साहब ने केबल का कनेक्शन कटवा दिया था। अब तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, केबल तो है ही नहीं, तो मोबाइल पे आपके पास है एंटरटेनमेंट, हर चीज़ एक्सेसिबल है आपके मोबाइल पे या टीवी पर। तो डिस्ट्रैक्शन से तो आप बच नहीं सकते। एक ही काम हो सकता है, अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग कर लो। जैसे मैं बोलता हूँ कई बार, अब इंडिया पर जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, तो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था, वो कोशिश ही नहीं, मतलब कोशिश करने के बाद भी फेल हो गए, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम कैसा स्ट्रांग था। हमने 21 मिनट में ही सब कुछ चेंज करके रख दिया उनका। व्हाट डज इट मीन्स? अगर मैं मेरा ऑरा स्ट्रांग कर लूँ तो डिस्ट्रैक्शन मुझे छू नहीं पाएगा। अगर मैं मेरी ब्रेन की एक्सरसाइज कर लूँ, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर लूँ, मैं अपने फोकस पे काम कर लूँ, मैं अपने विजन पे काम कर लूँ, तो कौन सा डिस्ट्रैक्शन? ये तो रोज आएंगे ऐसी चीज़ें। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो कोविड में सर्वाइव कर गया, जिसका स्ट्रांग नहीं था उसको बेचारे को जाना पड़ा। बिल्कुल सर। सर ब्रेन मैपिंग में ऐसा आप क्या चेक करते हैं कि लाइक उसकी रीडिंग हो जाती है? हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति का बिहेवियर किस तरह का है, उसको लोगों के साथ मिलने जुलने में मज़ा आता है या अकेले रहने में मज़ा आता है, वो क्रिएटिव है या वो लॉजिकल है, वो टीम में रहना पसंद करता है या अकेला चलना पसंद करता है, वो इमोशनल ज़्यादा है या एम्पैथेटिकली ज़्यादा है या सिंपैथेटिकली ज़्यादा है, उसकी कम्युनिकेशन पावर कैसी है, उसका इंट्यूटिव पावर कैसा है, उसका एस्थेटिक सेंस कैसा है, वो अगर करियर में जाना चाहता है तो वो जॉब के लिए अच्छा बना हुआ है कि बिजनेस के लिए अच्छा बना हुआ है, किस सब्जेक्ट के लिए बना हुआ है, किस तरह के पार्टनर के लिए बना हुआ है। तो वो सारा डिटेल हम पढ़ते हैं उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए कि ब्रेन ये है तो उसके लिए करियर कैसा कंपैटिबल होना चाहिए, ब्रेन ये है
उसका पार्टनर कैसा कंफर्टेबल होना चाहिए, तो हम सब चीज़ उससे ही चेक करते हैं। सर मैंने अभी जैसे सुशांत सिंह के बारे में जब मैंने सुना, तो मैंने सुना कि वो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन इतना ज़्यादा माइंड को इफ़ेक्ट करता है कि आत्महत्या जैसा सीन भी हो सकता है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में तो वैसे भी डिबेटेबल है कि उन्होंने आत्महत्या की है नहीं की है, लेकिन फिर भी जैसे आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करती हैं, दिल्ली में एक बुराड़ी हत्याकांड हुआ था जिसमें 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया, ठीक है? अब या जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है उसकी मेंटल कंडीशन तो इतनी वर्स्ट हो जाती है कि लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है, आगे का कुछ दिखता नहीं है, यानी कि इमेजिनेटरी जो ब्रेन है वो भी शट डाउन हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि मेरा इस करंट प्रॉब्लम से बाहर आने का सही तरीका सुसाइड है, क्योंकि उसके अलावा उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा ना उसको ये दिख रहा है कि मेरे पास इतनी बड़ी लाइफ है, पैसा है, फैमिली है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उसके लिए वो करंट सिचुएशन ही सबसे ज़्यादा हावी हो जाती है। तो चाहे वो सुशांत हों, चाहे वो बाकी लोग भी हों जिसने भी सुसाइड किया है, उनका जब तक लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करेगा या उनको अपना आगे का फ्यूचर नहीं दिखेगा, तो इस तरह का स्टेप तो उठाएगा ही। तो इसलिए ज़रूरी होता है बात करना। हम जब बात करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। पर सर 11 लोगों का एक साथ ऐसे माइंड काम नहीं करना, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। 11 लोगों का उनका उस पे जो रिसर्च हुई है उनको अपने फादर दिखते थे और मोक्ष के लिए उनको एक तरीका बताया गया था, ऐसा वो मान के चलते थे। वो इतना कुछ हावी हो चुका था उस परिवार पर कि वो नॉर्मल लाइफ ही तो जी रहे थे। उनको पता लगा कि इससे हम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तो उन्होंने सुसाइड कर तो लिया। एक टाइम पे एक साथ इतने लोगों को इफेक्ट करता है कोई चीज़ें? जब आप इस स्टूडियो में हम आए थे तो उसमें से अभी हमारे जो भैया हैं उन्होंने एक परफ्यूम छिड़का था। उस परफ्यूम की स्मेल आपको भी आई, मुझे भी आई, उनको भी आई, तो सबको इफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट सबको इम्पैक्ट डालता है। सर लेकिन ऐसा जैसे कि एनवायरनमेंट पे सॉरी मैं आपको ना एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। इसका वर्ड तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन एक अच्छी रिसर्च हुई थी। चिंपैंजीज को ना केले खिलाए गए, नहीं सॉरी शकरकंदी खिलाएगी। अब शकरकंदी पे ना मिट्टी लगी हुई थी, तो जैसे चिंपैंजी ने ली ना तो उसने खाई नहीं इसको। पास में वो नदी में गया, उसको धोया अच्छी तरह, फिर खाया। उसको देखा दूसरे चिंपैंजी ने, उसने शकरकंदी उठाई, उसने धोया, फिर खाया। उनको ये पता लग गया इसको अगर खाना है तो धो के खाना, ऐसे नहीं खाना। अब ये तो समझ में आता है कि एक को देख के दूसरे ने सीखा, लेकिन ये तो इस आइलैंड पे बात थी। फिर देखा कि दूसरे आइलैंड पे भी सेम एक्टिविटी एक चिंपैंजी कर रहा था, तो पूरी कम्युनिटी चेंज हो गई। इसको एनवायरमेंटल इफेक्ट बोलते हैं, शायद नाम यही होगा। यानी कि एक कम्युनिटी ने कुछ एक जगह किया, उसका पूरा असर दूसरी कम्युनिटी पे भी जाता है। तो इसलिए इनफैक्ट इसको पॉजिटिव मैनर में देखें, अगर एक जगह यज्ञ होता है उसका पूरा इम्पैक्ट हर जगह पड़ता है। एक जगह चैंट होता है उसका पूरा असर पूरी जगह पे पड़ता है। इसीलिए तो इतनी आस्था वाली जगह बनी हुई है। जैसे आपके मुंबई में लाल बाग है, वैष्णो देवी माता का मंदिर है, नीम करोली बाबा का है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग कुछ करते हैं, तो उसकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। तो सर ये स्कूल कॉलेजेस में क्यों नहीं होता? जब टीचर पढ़ा रही होती तो बच्चों पे भी सेम इफेक्ट आपको पड़े। जान के ताज्जुब होगा, इंडिया में नहीं होता, लेकिन यूरोप में हर स्कूल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिटेशन है। हाँ, यूरोप में है, जिसने दिया है भारत ने। भारत में ना स्कूल में है ना कॉलेज में। सर मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, और मुझे ऐसा लगता है स्पेशली कि करना भी चाहिए, तभी आपको एक आउटकम मिलता है। तो क्या जो ओवर थिंक होता है वो माइंड को डैमेज कर देता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, हम में और एनिमल्स में क्या फ़र्क है? सोचने समझने की ताकत। हाँ, अदरवाइज सारे काम एक जैसे ही हैं। सर्वाइवर और मेटिंग के अलावा हमारे पास कोई और काम है? उनके पास भी वही काम है, हमारे पास भी वही काम है। हमारे पास सोचने समझने की ताकत है, इसलिए हम थोड़ा सा अपग्रेड हो गए। उनके पास नहीं है तो अभी भी वो बिना कपड़ों के रह रहे हैं। एम आई राइट? राइट। तो ओवर थिंकिंग नुकसानदायक कहाँ से होगी? तो इंसान बनाया इसलिए गया है कि ओवर थिंकिंग कर सको ना, सोच सको ना। सोचने समझने की ताकत ही तो दी है भगवान ने। राइट। अगर आप नेगेटिव लूप में हो तो वो गलत है, तो डिप्रेसिव हो सकता है या एंजाइटी हो सकती है। अगर आप सोच रहे हो तो भैया आप भगवान का शुक्रिया करो, भगवान ने इस लायक समझा कि आपको सोचने समझने लायक बनाया। बनाया है। तो आप अच्छा कर रही हैं, आपको सोचना चाहिए। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। जी जी सर, अब बहुत लोगों के में होता है कि ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में, बहुत लोगों का कहना है कि नेगेटिव लोगों के बीच में आप जितना रहोगे उतना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते हो और उतना आप ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। तो ऐसे में अपने दिमाग को कब तक बचाया जा सकता है अगर ऐसे नेगेटिव थॉट में आप हो कंटिन्यूसली, राइट? और कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप निकाल भी नहीं सकते। तो ये आवर्स, दिन,
वीक, मंथली, कितना टाइम लगता है कि आप अपने आप को बचा सकते हो? देखिए, पहली बात तो है कि 1 सेकंड भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए। ओह! लेकिन कभी-कभी अब यहाँ पे ऑडियंस कमेंट करने लग जाएगी कि सर मेरे तो घर का माहौल ही ऐसा है, मेरी तो शादी ऐसी जगह हो गई है, या मेरी माँ ही ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, या मेरे मतलब अपने जो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। जो बेसिक्स हैं उसको ठीक कर सकते हैं हम। इतना ही बोल दो अपने घर में कि ठीक है यार, खाना खाना बनाते वक्त ना सिर्फ एक भजन लगा लो यार, खाना बनाते वक्त मत कुछ बोलो। चेहरे पे अगर स्माइल है तो खाना बनाओ, नहीं तो मैं बाहर से खा लेता हूँ, ऐसा कर लो। नहीं तो मैं खुद का खुद बना लूँगा। जिस जगह पे आप बैठते हो, जो मंदिर है या जहाँ पे है, उसकी डेली सफाई कर लो। तो कुछ बेसिक चीज़ें कर लो, जितना आप कर सकते हो। आपका इंटेंशन रहो। 2 ही तरह के लोग हैं, या तो प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं या प्रॉब्लम से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जो आना चाहते हैं उनके पास 1000 तरीके हैं, और जो नहीं आना चाहते हैं उनके पास 10,000 तरीके हैं। तो आप किस कैटेगरी में हो, आप कमेंट में बता देना। ज़रूरी। सर रातों रात डबल करना है दिमाग के पावर को। अच्छा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या करें ऐसा? हाँ, बताइए, कोई ट्रिक बताइए। दिमाग की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। पावर को अगर डबल करना है दिमाग की, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। जो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो कि मैंने कई पॉडकास्ट में बताई है, फिर भी आपके साथ भी करके देखते हैं। मेक लाइक हैंड लाइक दिस, आप साथ साथ करो मेरे। ओके। ओके, स्माइल ऑन योर फेस। ओके, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। कहीं कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। इसे बनाइए 1। आपने मल्टीटास्किंग पूछी थी ना मेरे से। हाँ। इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये सिंगल टास्क चल रहा है। हाँ। अब देखते हैं मल्टीटास्किंग आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मेक अ 5 फ्रॉम योर राइट हैंड, मेक अ 1 फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड, ऑलरेडी बना हुआ है। नाउ चेंज 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 चेंज, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। चेंज चेंज चेंज, इससे ब्रेन पावरफुल हो जाता है। ओके। क्योंकि मैं व्हेन आई एम मेकिंग 5, मैं से 5 बना रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव, मैं से 1 बना रहा हूँ तो मेरा राइट ब्रेन एक्टिव। दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। इसे बोलते हैं। जितना मल्टीटास्किंग इस तरह की करोगे, ब्रेन पावरफुल होता है, डबल हो जाएगी पावर दिमाग की। दिमाग की। सर मैंने सुना है कि जो जंक फूड खाते हैं हम, तो जंक फूड से दिमाग में भी जंक भर जाता है, ऐसा कुछ, तो इज इट ट्रू कि खाने का भी इफेक्ट पड़ता है दिमाग पर? देखो, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति में डे 1 से कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न का तो बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप गुरुद्वारे जाओ, प्रसाद का आनंद ही अलग आता है, स्वाद ही अलग हो जाता है। मंदिर जाओ, मंदिर के प्रसाद का, हर धर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो अन्न का बहुत फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है, इसका लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप और मैं जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमें चाहिए ऑक्सीजन। ओके। ऑक्सीजन या तो पानी में है या हवा में है। तो खाने में पानी और हवा दोनों होती हैं। राइट। शरीर में क्या है, हमारे पानी और पानी, हवा। अब ऑक्सीजन की एक अपनी एक मैग्नेटिक पावर है। ओके। जब ऑक्सीजन को मेल्ट किया जाता है तो आप देखेंगे तो वो चुंबक से, यानी मैग्नेट से चिपक एकदम चिपक। अब जब वो चिपक जाती है, ऐसे में ही शब्दों की अपनी एक पावर है। अब शब्द जब मैंने बोला तो वाटर मॉलिक्यूल में चला गया। इस पे डॉक्टर मसारो इमोटो हैं जापान के, उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च भी की है। 17 साल चली है रिसर्च वो। तो वो शब्द जो पानी का मॉलिक्यूल है, मैंने उसको बोला आई लव यू पानी को। खाना बनाते हुए मैंने भजन गाए, हरे कृष्णा गा लिया। मैं किसी के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, मेरे बच्चे का बहुत एग्जाम में इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी, हम प्यार दे रहे हैं। तो उस वाटर मॉलिक्यूल का जो अगर आप शेप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो डायमंड बन जाता है। राइट राइट। तो मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर अब डायमंड है। डायमंड अब वहाँ पर किसी ने मुझे रोज गाली दी, ऐसा खाना खिलाया, वो मॉलिक्यूल टूट गया। अब मेरे अंदर क्या है, तो अन्न से सब कुछ चेंज होता है। और अन्न के समय जो मन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अन्न से मन चेंज होता है, मन से अन्न चेंज होता है। तो दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन है। तो हाँ, जंक फूड की आपने जो बात करी है, देखो जंक फूड में बाहर का फूड है ना, तो उसने किस मेंटेलिटी से बनाया तो नहीं कह सकते। फिर भी अगर आपको खाना है तो घर बना लो, या फिर शाम को 7 बजे से पहले पहले खा लो। उतना एक्सरसाइज कर लो तो आपको संभाल लेगा। बहुत लीवर हमारा ताकतवर है, लीवर बहुत अमेजिंग तरीके से आंसर किया सर आपने। सर अभी आपने एक बोला कि जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है, हम कहते हैं ना कि आप ब्लूप्रिंट से आप बता देते हैं कि माइंड कैसे काम करता है। तो एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, और वो पर्सनैलिटी और करियर, क्या दोनों का मैच बता सकता है वो? काम ही वही है। ओके। उसके जैसे आप जिस फील्ड में हैं, अगर मान लीजिए
इस फील्ड के अंदर ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि पीपल कनेक्शन यानी कि लोगों से बात करने की क्षमता यानी कि उसके लोगों से दोस्ती करने की क्षमता कम है, तो क्या आपके फील्ड में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब इस फील्ड में बिहेवियर जानना भी बहुत ज़रूरी है, किस फील्ड के लिए क्या बिहेवियर बना है। आप सेल्स और मार्केटिंग का सब्जेक्ट कर लेते हो, एमबीए ले लेते हो और आपको नए लोगों से बात करने में मज़ा नहीं आता, तो आपके लिए वो सब्जेक्ट डिग्री फेल होगी। और यही हो रहा है भारत में। आपको किसी के साथ किसी को लीड करना पसंद होता है और आपने साथ में जो पार्टनर चुना अपना लाइफ पार्टनर उसको भी लीड करना पसंद है यानी कंट्रोल करना पसंद है, दोनों में टकराव होगा ही होगा, एक म्यान में दो तलवारें हो गई। तो बिहेवियर, ब्रेन, करियर, रिलेशनशिप सब आपस में कनेक्टेड है। जितना एक धागे में सही तरह से पिरोए हुए होंगे माला सुंदर लगेगी, जितने उसके अंदर आगे पीछे होंगे, कोई एक बड़ा पीस है एक छोटा पीस है बीच में गांठें लगी हुई हैं, उतनी माला गंदी लगेगी। सर क्या ब्रेन स्टडी मतलब ब्रेन स्टडी सच में पॉसिबल है? एक इंसान अपने ब्रेन को स्टडी करके क्या अपना करियर चूज करना चाहिए उसको, मतलब और ये अगर कर सकता है तो कैसे? आप अपने लिए टॉप लेने जाती हैं, शर्ट लेने जाती हैं, अपने लिए कुछ हेयर क्लिप्स लेते हैं, मैं अपने लिए कपड़े लेने जाता हूँ, तो हम ट्राई करते हैं। ट्राई में क्या देखते हैं? फिटमेंट देखते हैं। बिना फिटमेंट के अगर मैं कुछ भी पहनूंगा कि अच्छा लगेगा, महंगे से महंगा कपड़ा मैं महंगे से महंगा ले आऊँ तो क्या मेरी बॉडी पे अच्छा लगेगा? तो ऐसा ही करियर है। अगर मुझे ब्रेन ही नहीं पता, मतलब मुझे बॉडी का साइज पता है तो मैं कपड़ा खरीद पा रहा हूँ, ब्रेन का साइज नहीं पता तो मैं करियर कैसे चूज करूँ? तो ब्रेन का साइज पता होना चाहिए, ब्रेन का फिटमेंट, तभी तो फिटमेंट होगा। तो वो फिटमेंट तब होगा जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता हो, आपका वीक पॉइंट पता हो, आपका नेचर पता हो, आपका सबसे हाई पोटेंशियल एरिया कौन सा है। मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, अगर ऑडियंस अभी बता दे। हमें खुद को ही नहीं पता, हम 40-40 साल के हो जाते हैं, ये नहीं पता लगता कि हमें करना क्या है। एग्जैक्टली सर, मतलब वही क्वेश्चन है कि लाइक आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इस चीज़ में, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हमें करना क्या है। उसका रीज़न है ना भाई, मेरा जैसे ब्रेड एंड बटर पूरा हुआ, मतलब मेरे को अपनी फैमिली को फीड करना है, अपने आप को फीड करना है। मैंने वो पैसा मान लो मैंने कमाना शुरू किया, 50,000 लाख रुपए मेरा घर खर्चा चलना शुरू हो गया। फिर स्ट्रगल शुरू होता है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, पर्पज़ क्या है मेरा, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फैमिली में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अपनी सोसाइटी को क्या। अल्टीमेटली तो हमारा काम अपनी सोसाइटी को सर्व करना है। तो वो पर्पज़ जब मिस होता, क्यों होता? क्योंकि हम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। लाइक अगर आप हो सकता है 200 लोगों को काम दे सकती हैं, लेकिन आप नहीं दे रही हैं, तो आप अपना पोटेंशियल अंडर यूटिलाइज है ना। हो सकता है मैं एक बहुत अच्छी जॉब कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अंडर यूटिलाइज हूँ, उसी वजह से मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि मैं किस पोटेंशियल के लिए बना हूँ। और प्रॉब्लम ये है, हमने ये देखना बंद कर दिया। पहले क्या होता था, हर घर में, हर एक समाज में गुरु होते थे जो बताते थे, गुरु शिष्य पद्धति होती थी। एक राजा नहीं था जिसके पास गुरु ना हो। पूरे भारतवर्ष में पुराने 5000 सालों में चले जाओ, एक राजा नहीं होगा जिसके पास गुरु ना हो, जिसके पास एक एस्ट्रोलॉजर ना हो। कारण यही था कि वो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करते थे, सही चीज़ें चुनने में मदद करते थे। अब हमारे पास गुरु नहीं बचे, ऐसे मेंटोर नहीं है, ऐसे कोच नहीं है, और हमारे पेरेंट्स भी इतने क्वालिफाइड नहीं हैं। क्वालिफाइड डिग्री नहीं होती है, तो अगर वो चीज़ें नहीं है तो कहाँ से मुझे सही रास्ता पर पता लगेगा? फिर रोज़ यही तो हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, टकराता हूँ, रास्ता चेंज कर लेता हूँ, फिर टकराता हूँ, फिर रास्ता चेंज कर लेता हूँ, फिर टकराता हूँ, फिर रास्ता चेंज कर लेता हूँ। किसी दिन कोई पहुँच जाता है, किसी दिन ऊपर कोई पहुँच जाता है। राइट सर, अभी ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि डे बाय डे चीज़ें चेंज हो रही हैं, एवरी डे कुछ नया आता है, तो माइंड क्या कहता है कि यार ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तो ऐसे में ना बहुत डिफिकल्ट होता है खुद के लिए चूज़ करना। जैसे मुझे ऐसा लगता है मेरा पोटेंशियल इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो कैसे खुद को एक डिसाइड करें कि यार इसमें कर सकते हैं, और इसमें माइंड का क्या रोल होता है, वो कैसे हेल्प करता है? आप जब 25 से 30 लोगों के ग्रुप में डांस करते हैं तो आपको एक जगह बताई जाती है, राइट। इस जगह पर आपको ये वाला मूवमेंट करना है, राइट? तो यानी कि कोई एक थर्ड पार्टी आती है, वो आपको बताती है, Right. क्योंकि उसको पूरा पिक्चर दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा। जैसे लोग बोलते हैं कि धरती गोल है, आपने देखी है आज तक? हमें तो चपटी दिखती है। मेरा पेरिफेरल विजन इतना बड़ा नहीं है कि मुझे गोल दिखे, है तो गोल ही, तो मुझे दिखाने वाला कोई ऐसा कोई मेरे पास टूल हो। या तो सेम विद दैट कि अगर आपको अपने ब्रेन की पावर समझनी है तो आपको एक थर्ड पार्टी टूल, यानी कि कोई भी ऐसी, चाहे मेडिटेशन हो या हमारे जैसे टूल्स हैं, कोई यूज़ करना चाहिए, ताकि आप समझ सको कि एग्जैक्टली आपकी पावर क्या है और आपको कहाँ पे स्टैंड करना है। तो ब्रेन की पावर समझी जा सकती है। मेडिटेशन में बहुत सारे लोगों ने सीखा है इसको, आप अपनी विज़न को समझ जाते हैं। अगर आपको विज़न समझ में आ गया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और आप कह रहे फोकस उसी का ही ब्रेक होता है जिसको अपने बारे में क्लैरिटी नहीं होती।
अगर मान लो आपको दिख जाए कि मैं अपनी इस फील्ड से, मान लो आप पॉडकास्ट की बात करें, मैं 500 करोड़ रुपए की कंपनी बना, आपका फोकस टूटेगा? बिल्कुल नहीं, अब आपको कुछ छोटे चिंदी चोरी चले वाले काम आपको पसंद आएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपका गोल कैसा, लॉन्ग टर्म, लेकिन क्लैरिटी है और कोई बताने वाला है, या खुद को पता लग गया या किसी ने बता दिया कि सपना तुम में ताकत है, तुम कर लोगी, और ये इसका ब्लूप्रिंट है, ये इसका रोड मैप है, तो करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल। तो रोड मैप अगर आपको पता लग जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। राइट। तो रोड मैप जो बता सकता है ना, उसको जाओ गले लगाओ, बस इतना सा काम करो। सर लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी मैंने बहुत सुना है कि ऐसे बहुत लोगों की डेथ हो गई है कि अगर हम लोग उठते ही सिर पे डायरेक्ट पानी डालते हैं तो उससे हमारा जो होता है कि लाइक आपके हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, उससे आपकी डेथ हो सकती है। इज़ इट ट्रू? बहुत सारी चीज़ है, मैंने भी पढ़ा है इसको, लेकिन भाई मैं तो साइंटिफिकली कैसे समझूं मैं? मेरी बॉडी का टेम्परेचर उस समय बहुत अलग है और पानी का टेम्परेचर एकदम अलग है। मैं अगर ब्रेन वेव्स की बात करूं तो मैं उस समय अल्फा थीटा या फिर डेल्टा पे हूं, और अचानक आप मुझे उठाकर आप किसी और इसलिए तो अलार्म बना कर रहे हैं, आपके ब्रेन के लिए भी नुकसानदायक है वो। तो हर छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट तो करती हैं। इसी मैं तो कई बार बड़ा मैसमराइज हो जाता हूँ कि हमारे कितने पुराने रिचुअल्स थे। खाना देखो, उसको पहले नमस्कार करो, प्रणाम करो, फिर खाना खाओ। राइट। नीचे उतरना है तो पहले धरती माँ को प्रणाम करो, फिर पैर रखो। क्यों कहते होंगे? ताकि आपकी वेव्स चेंज हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर आप उतना समय लें। भाई मान लो मेरे को भगवान को याद करना है, शुक्रिया अदा करना है। भाई मेरी माँ ने सिखाया था, मेरे बुजुर्ग बोल गए कि आप सुबह सुबह उठकर पहले ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करो कि आप आज का दिन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें कोई 10 सेकंड तो लगेंगे। बिल्कुल। अच्छा, फिर कहते हैं जी धरती माँ को जाओ, पहले पैर उसको नमस्कार करो, ठीक है, तब आप पैर नीचे रखो या उसको हाथ लगा के सर पे माथे पे ऐसे लगाओ। 10 सेकंड उसमें भी लगेंगे, यानी कि 20 सेकंड में आपने मेंटल स्टेट चेंज किया। फिर आप उठते हो, फिर आप नहाने जाते हो, 20 सेकंड में तो आपने पूरा स्टेट चेंज कर लिया ना। राइट। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक था, तो मुझे अब रेलेवेंट लगता है उससे वो। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बहुत मज़ा आया और आई होप आप लोगों को भी काफ़ी आपसे रिलेटेबल क्वेश्चंस मिले होंगे और आंसर्स मिले होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ पूरे पॉडकास्ट को देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, माय सेम हियर।